बड़े मुश्किल से हमने वोट बचाया, वो वोटर लिस्ट से ही नाम काट देना चाहते हैं। पेंशन 1100 रुपये हो गए, कुछ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये आ गए। और क्या चाहिए बिहार को? मैंने कहा सुन लीजिए, बिहार बिकता नहीं है, बिहार कभी ना बिका है ना बिकेगा, बिहार कभी ना झुका है ना झुकेगा, बिहार लड़ेगा, लड़ करके पूरा हाथ ले करके रहेगा। नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। इस समय मौजूद हूँ बिहार की राजधानी पटना और आज पूरा दिन हम दीपंकर भट्टाचार्य, भाकपा माले के महासचिव, उनके चुनाव प्रचार को देखते रहे। दीपंकर, बेबाक भाषा में आपका बहुत स्वागत है। अब जब कुछ ही घंटों में वोटिंग होनी है पहले चरण की, आपको सबसे बड़ी आशंका किस बात की है? सबसे बड़ी आशंका तो ये है कि भाई चुनाव शांतिपूर्ण होगा कि नहीं होगा, लोग वोट डाल पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तो एक तो एसआईआर ने काफ़ी लोगों का नाम काट दिया और जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं, जिस तरीके से अधिकारियों की तैनाती हुई है बाहर से, गुजरात से, और जिस तरीके से बूथों को सेंसिटिव बनाया जा रहा है, तो लग रहा है कि चुनाव शायद बहुत शांतिपूर्ण ढंग से ना हो। लेकिन फिर भी बिहार तो तैयार है और लोग वोट डालेंगे अपना। जी, फिर उठा करके सब रिसाइकिल कर रहे हैं। और मोदी जी कहते हैं कि रील बनाओ, रील कमाओ, रील बना करके कमाओ और मस्त रहो। हम लोगों ने जब कहा कि नहीं, ये मजाक मत करो, ये रोजगार का सवाल है, कभी पकौड़ा तोड़ना, कभी रील बनाना, ये मजाक मत करो। लोगों को सुरक्षित रोजगार चाहिए, सुरक्षित रोजगार के साथ सम्मानजनक जीने लायक वेतन चाहिए, और इसीलिए हम लोगों ने कहा कि हर घर नौकरी। इस बार आप 20 सीटों पर हैं, पिछली बार 19 सीटों पर थे, 19 में से 12 निकली थी। इस बार सबसे चैलेंजिंग सीट आपके लिए कौन सी है? हर सीट चैलेंजिंग है, क्योंकि जिस तरीके के हालात में चुनाव हो रहे हैं, जहाँ लोगों के लिए वोट डालना ही एक तरीके से एक चुनौती है, तो वहाँ तो पार्टी के लिए चैलेंजिंग है। लेकिन हर सीट में ही हम देख रहे हैं कि संभावना भी बहुत है, क्योंकि इस बार बिहार बदलाव के लिए करवट लेता हुआ दिख रहा है। यहाँ तक कि पटना शहर में, जहाँ आमतौर पे हम लोग मान के चलते हैं कि भाजपा का गढ़ है, जिस तरीके के बदलाव की हवा दिख रही है वो पिछले चुनाव में बिल्कुल ऐसा नहीं था। नौजवानों में भारी गुस्सा है सरकार के खिलाफ, और जो बाकी हल्ला है कि वह महिलाओं में बहुत पैसे बांटे गए, तो महिलाओं में भी हम देख रहे हैं कि वो पैसे तो ज़रूर उनको कुछ मिल रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पैसा लेकर के महिलाएं उसके एवज में कोई वोट डाल देंगी सरकार के लिए। तो गुस्सा है सरकार के खिलाफ काफ़ी मजबूत। इनको कहते हैं कि घर घर मोदी, घर घर मोदी। हमने कहा घर घर मोदी से क्या हुआ? घर घर तो गरीबी फैल गई, बेरोजगारी बढ़ गई, पूरे बिहार में पूरे लोग कर्ज के बोझ तले करा रहे इस समय। तो घर घर मोदी नहीं, घर घर नौकरी। दूसरी तरफ लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि अब नीतीश जी तकरीबन रेस से बाहर हैं, चेहरे के तौर पर भी वो साथ नहीं चल रहे हैं। मोदी जी यहीं पटना आए तब भी नीतीश जी साथ में नहीं थे, आरा में हुई सभा, वहाँ भी नीतीश नहीं थे। तो अब क्या ये माना जाए आपके हिसाब से कि फाइट बीजेपी और महागठबंधन की भी सीधी है, नीतीश जी आउट हैं? नीतीश जी तो मान लीजिए चेहरे के तौर पर अभी भी हैं, ये भाजपा की मजबूरी है। लेकिन ये आज की बात नहीं है, पिछले काफ़ी समय से जो बिहार में सरकार है, कहने के लिए एनडीए की सरकार है, लेकिन वो भाजपा की सरकार है। नीतीश जी की पार्टी भी जो है वो भाजपा के पूरी तरह से गिरफ्त में आ चुकी है। तो इसलिए हमें लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता कब्जा करने की उसकी कोशिश है बिहार में, एक तरफ जिसको मैं कहता हूँ कि बुलडोज़र बनाम बिहार, बुलडोज़र बनाम बदलाव, यही है चुनाव बिल्कुल। और इसी हिसाब से ही हमें लगता है कि लोग वोट भी डालेंगे। जी, तरारी विधानसभा में जिस तरह से कुछ बूथ सेंसिटिव डिक्लेयर किए गए और उसके बाद से आशंका चुनाव प्रक्रिया को लेकर और ज़्यादा तीखी हो गई है, इसका क्या सीपीआईएमएल ने कुछ प्रतिवाद किया, और कैसे आप देखते हैं? सेंसिटिव होने से ये भी तो हो सकता है कि सुरक्षा ज़्यादा मिल जाए। नहीं, एक्चुअली हुआ क्या कि वहाँ हमारे उम्मीदवार जो चुनाव प्रचार कर रहे थे उनके ऊपर हमला हुआ, एक बार नहीं 2-3 बार। और चुनाव में तो वोट मांगना है तो हर उम्मीदवार का हक बनता है, तो अपना वोट मांग रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे गांव है
कुछ ऐसे लोग हैं दबंग लोग, उनको लगा कि भाई ये एक चंद्रवंशी उम्मीदवार की इतनी हिम्मत कहाँ से हो गई, माले के लाल झंडे के लोगों को इतनी हिम्मत कहाँ से हो गई कि हमारे गांव में वोट मांगने चले आए। तो ये तो अपने आप में एक खतरनाक संकेत है। इसी को देखते हुए हम लोगों ने कहा था वहाँ चुनाव अधिकारियों से, जिला प्रशासन से, कि इन बूथों को चिन्हित किया जाए जहाँ इतना तनाव है, चुनाव से पहले ही इतने ज़्यादा हमले हो रहे हैं, वहाँ पता नहीं चुनाव में क्या होगा। लेकिन हमने जो देखा कि हम लोगों ने जो सूची दी थी संभावित इस तरीके से तनाव वाले इलाके की, वहाँ चुनाव आयोग या चुनाव प्रशासन की उस तरफ नज़र नहीं गई। उनमें से एक आध बूथ को शायद उन्होंने सेंसिटिव चिन्हित किया, लेकिन जितने ऐसे बूथ हैं जहाँ पिछले 2020 में 24 में माले को अच्छे वोट मिले, ज़्यादा वोट मिले, जहाँ गरीबों की बड़ी आबादी है, उन तमाम बूथों को सेंसिटिव कह दिया गया। तो ये तो एक पैटर्न दिखता है। मुझे लगता है कि शायद तरारी की मामला नहीं हो, बिहार के अन्य इलाकों में भी होगा, तो लोग इसको लेकर सजग हैं। हमने प्रतिवाद तो किया है। सेंसिटिव करने से क्या दिक्कत है आपको? सेंसिटिव करने से तो वहाँ बेसिकली लोगों को डराया जाता है ताकि वहाँ लोग वोट ना डाल सके। वहाँ इतने ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होंगी, पोलिंग रेट बहुत स्लो हो जाएगा, और अल्टीमेटली जो तैनाती भी हो रही है वो बाहर के, हमने देखा कि यूपी के पैरामिलिट्री पीएससी के लोग यहाँ हैं, तो बाहर के पुलिस जहाँ आते हैं, बाहर के पैरामिलिट्री के लोग आते हैं, बहुत जगह लोगों को डराने का काम करते हैं। बहुत जगह ये कोशिश करते हैं कि लोगों को गुमराह करने की, भाई आप वोट डालो सरकार के लिए, दिल्ली सरकार के लिए, बीजेपी के लिए। तो कहीं हम नहीं चाहते कि इस तरीके का कोई हस्तक्षेप, चाहे वो सिक्योरिटी के नाम पर, चाहे वो प्रबंधन के नाम पर, ऐसा कोई हस्तक्षेप हो जहां लोगों को एक दिशा में प्रेरित किया जाए, वोट डालने के लिए मजबूर किया जाए, और आम लोगों को अपने वोट फ्रीली वोट डालने से कहीं रोका जाए। तो आशंका इसी बात की है, और पिछले तमाम चुनाव में थोड़ा बहुत ऐसा होता रहा, लेकिन इस बार लग रहा है कि शायद बड़े पैमाने पर लोगों को रोकने की, एसआईआर से जो लोग बच निकले हैं, एसआईआर से तो बहुत सारे लोगों के नाम काट गए। जो छठ में लोग लौट करके आए थे ये सोचकर कि छठ भी मना लेंगे और वोट भी डाल देंगे, तो हमने देखा कि हज़ारों की तादाद में लोग लौट के चले गए क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। तो इस बार ऑलरेडी लोगों ने एसआईआर को झेला है। अब आगे जो वोटिंग है उसमें लोग ठीक से वोट डाल पाएंगे कि नहीं डाल पाएंगे, बड़ा सवाल बन गया है। आपने इन चुनाव में अभी जो प्रचार चला है उसमें खूब जनसभाएं, छोटी बड़ी रैलियां एड्रेस की हैं, एक दिन में 8, 7, 5। इससे आपको क्या जनता की पल्स समझने को मिलता है, या क्या आपको सबसे बड़ा गेन होता है इन इतने बड़े पैमाने पर सभाएं करके? छोटी मीटिंग में मुझे लगता है कि ज़्यादा, क्योंकि उसमें लोग सुनते हैं, हम लोग भी बात जो रखते हैं, एक लोगों का रिस्पांस दिखता है। बड़ी मीटिंग में एक तरीके से एक शो ऑफ स्ट्रेंथ होता है, एक ऑलरेडी मूड बना रहता है, तो उससे एक माहौल ज़रूर बनता है। लेकिन छोटी मीटिंगों में मेरे ख्याल से लोग बातों को समझते हैं, सुनते हैं, सवालों का जवाब देते हैं, वो ज़्यादा एक तरीके से कन्वर्सेशन, एक तरीके से बड़ा मास कन्वर्सेशन हो जाता है। तो हमें लगता है कि वो ज़्यादा उसका महत्व है। वैसे बड़ी मीटिंग की भी अपना औचित्य है, चुनाव में बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं, एक माहौल बनता है, लेकिन छोटी छोटी मीटिंगें मेरे ख्याल से वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको कई मामलों में इस महागठबंधन को इंटैक्ट रखने, एक तरह से जो घोषणा पत्र आया उसमें कई एजेंडे इंक्लूड कराने, और एक तरह से किंग मेकर के तौर पर देखा जा रहा है। कई खबरें, कई तरह से लोग आपको देखते हैं कि भाई ये गठबंधन बना हुआ है, उसकी पीछे वजह भाकपा माले और दीपांकर हैं। आप कैसे देखते हैं? नहीं, हमें लगता नहीं है कि इस तरह से देखा भी जा रहा है या ऐसा देखना चाहिए, क्योंकि इसमें बात बेसिकली है कि बिहार को एक चुनौती मिली हुई है। महाराष्ट्र के चुनाव के बाद एक सीधी चुनौती बीजेपी ने, सरकार ने बिहार को दे दी कि भाई हम यहाँ महाराष्ट्र दोहराना चाहते हैं, और बिल्कुल ये सरकार जो 20 साल से है कोई जवाब नहीं देती, कोई हिसाब नहीं देती, और उनको लगता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिहार हमारा जागीर बन गया है। तो बिहार को अपना जागीर समझने वाले ये जो पूरे सत्ता में लोग बैठे हैं, तो उस अहंकार के खिलाफ, उस पूरे जागीरदारी की मानसिकता और राजनीति के खिलाफ एक बड़ा व्यापक बिहार में लोगों में गुस्सा भी है।
तो हम लोगों का काम इतना ही है कि उस गुस्से को हम एक तरीके से एक स्वर देने की कोशिश कर रहे हैं, उसको एक दिशा में जो अलग अलग लड़ाइयाँ हैं उसको एक जगह पर लाने की कोशिश कर रही है। तो इसी को हमें लगता है ये तो बिहार की ज़रूरत है आज के डेट में। एक सवाल जो अक्सर पूछा जा रहा है महागठबंधन से कि एक डिप्टी सीएम आपने किया, एक दो और करने की आपने कोशिश नहीं की, क्योंकि आपकी भी काफी अहम एक दो भूमिका और थी। बिल्कुल होंगे वहाँ बात अनाउंस करने से क्या नुकसान होता, क्या वोट नहीं के अनाउंस जाने का किया गया, हमें लगता है बात ठीक से शायद कन्वे नहीं हो पाई। बात तो ये हुई कि यहाँ एक नहीं कई एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स होंगे। पहले अभी आज एनडीए सरकार में भी शायद मेरे ख्याल से 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। तो बिहार जैसे स्टेट में जहाँ इतने डाइवर्सिटी है, रीजनल भी सोशल भी, तो निश्चित तौर पर यहाँ इस कोalition गवर्नमेंट है तो 2 3 4 तक भी मेरे ख्याल से कोई हैरानी की बात नहीं होगी। ये तो आगे निश्चित तौर पर तय होगा। ये आखिरी सवाल, पिछली बार स्ट्राइक रेट एमएल का सबसे अच्छा था, इस बार आपको क्या उम्मीद है 20 में से कितना? और महागठबंधन की तमाम सर्वेस के बीच आपको जो फीडबैक है उसमें कितनी संभावना दिख रही है आपको? ना, इस बार हमें लगता है स्ट्राइक रेट से ज़्यादा आस्किंग रेट। इस बार तो हमें पूरा बहुमत चाहिए बिहार में। पिछली बार हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा था फिर भी सरकार नहीं बन पाई। तो इस बार अगर स्ट्राइक रेट के हिसाब से बात करनी हो तो मुझे लगता है कि आस्किंग रेट काफ़ी हाई है, क्योंकि 150 से नीचे सरकार नहीं चल पाएगी। तो 150 का मतलब है कि सभी गठबंधन के घटक दल को बहुत बेहतर परफॉर्म करना होगा। और जहाँ तक माले की बात है तो पिछले चुनाव में 12 जीत पाए थे, 2 सीट बहुत नैरो मार्जिन से हम लोग हारे। तो कहिए तो 14-15 सीट बिल्कुल जीत के दायरे में थी। इस बार उम्मीद करते हैं, इस समय तो मुझे लग रहा है कि एक भी सीट ऐसा नहीं है कि जहाँ हम तय मान लें कि इस सीट को हम जीत नहीं सकते। लेकिन चुनाव है, किसी भी सीट में हम जीत को भी तय मान करके नहीं चल रहा है। अभी पूरे 20 सीट हमारे सामने ओपन है और जितना लड़ाई जारी है, जनता का आशीर्वाद है, जितना जनता साथ दे दे उतनी ही हम लोग जीतेंगे। एक एक वोट दीजिए 6 तारीख को। इस बार बहुत लेकिन ये लोग करेंगे, वोट डालने में भी दिक्कत करना कोशिश करेंगे ताकि आप वोट ना डाल सके। बड़े मुश्किल से हमने वोट बचाया। कॉमरेड दीपंकर, ये बताइए कि बिहार को लेकर आपका क्या सपना है इस समय जब चुनावी मौसम है और आप तमाम जगहों पे जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो आपका सपना क्या है बिहार को लेकर, चुनाव और चुनाव से इतर भी? देखिए, बिहार तो हम लोगों के लिए इसलिए बहुत हमेशा एक मॉडल रहा है कि जहाँ सबसे ज़्यादा संकट है, सबसे ज़्यादा शोषण उत्पीड़न है, वहीं सबसे ज़्यादा लोग लड़ लेते हैं उसके खिलाफ। तो इसलिए ये जो संघर्ष है, बहुत सारे लोग सिर्फ शोषण को, गरीबी को, उस चीज़ पर लोगों की नज़र जाती है कि बिहार पिछड़ा है, और हमारी नज़र हमेशा उस पिछड़ेपन के खिलाफ, उस शोषण के खिलाफ, उस वंचना के खिलाफ जो लगातार इतनी लंबी लड़ाई बिहार के लोग लड़ रहे हैं, हमारी नज़र उस पर है, आज़ादी के आंदोलन के दौर में भी, उसके बाद से। तो हमें लगता है कि आज भी बिहार इसी हिसाब से इम्पॉर्टेंट है कि बिहार का अपना बदलाव, ये राज्य आगे बढ़े। ये जो पूरे आज भी जिस तरीके से सामंती अवशेष तो था, कभी भी ठीक से भूमि सुधार नहीं हुआ, सामंती जकड़न से बिहार नहीं निकल पाया ठीक से। अब ऊपर से एक कॉरपोरेट लूट का भी अड्डा बनते जा रहा है, अदानी आ रहे हैं। तो इसके खिलाफ बिहार आगे बढ़े, और जिस तरह से बिहार ने हमेशा एक तरीके से 1857 की लड़ाई कहे, पूरे आज़ादी की लड़ाई कहे, तो बिहार एक पूरे देश को दिशा देने वाला राज्य रहा है। राष्ट्रीय आंदोलन को सबसे ऊर्जा, गति यहीं से मिली हमेशा। तो आज भी मैं समझता हूँ कि देश में जब संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, तो इस पूरे फांसीवाद को करारी शिकस्त देने के लिए जितना बड़ा जन आंदोलन चाहिए, तो बिहार उसका एक अग्रिम चौकी है। वोट चोर, रद्दी चोर, वोट चोर, रद्दी चोर, बदलो सरकार, बदलो बिहार, बदलो सरकार, बदलो बिहार, बदलो सरकार, बदलो बिहार। बहुत बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद।